बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है इंजाइम्स। आज हम ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। हमारा आखिरी लेक्चर है इंजाइम्स के हवाले से। तो आज हमने मैकेनिज़्म ऑफ इंजाइम एक्शन और उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ इंजाइम्स को पढ़ेंगे। तो मैकेनिज़्म ऑफ इंजाइम एक्शन का मतलब है कि इंजाइम्स के काम करने का तरीका, कि इंजाइम्स किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए एक सिंपल इक्वेशन हमने समझनी है और वो ये है कि इंजाइम और सबस्ट्रेट, उसके बाद इंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फिर इंजाइम सेपरेट हो जाता है और प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती है। इसको अगर हम डायग्राम के ज़रिए समझना चाहें तो हम इसको कुछ यूँ समझेंगे कि सबसे पहले एक इंजाइम और उसके सामने आता है उसका सबस्ट्रेट। तो फ़र्ज़ किया कि ये इंजाइम और ये उसका सबस्ट्रेट, इसको साथ साथ लिख लेते हैं। ये इंजाइम और ये उसका सबस्ट्रेट। फिर क्या हुआ कि इस इंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को पहचाना, रिकॉग्नाइज़ किया। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इसको इसने अपने अंदर बाइंड कर लिया, अपनी एक्टिव साइट के ऊपर इसको जोड़ लिया। तो ये जो है सबस्ट्रेट, ये बाइंड हो गया इसके साथ। तो अब इसको हम कहेंगे इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद जब ये इसको कैटालाइज कर देता है, जब इसको इसका रिएक्शन करवा लेता है, इसको डाइजेस्ट जो भी इसने करना होता है, जब वो इसको कर लेता है तो करने के बाद इंजाइम वैसे का वैसा ही अपनी जगह पे और उसी हालत में रहता है और जो प्रोडक्ट है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये इसने अपने अंदर से प्रोडक्ट्स को रिलीज़ कर दिया। इंजाइम ऐसे ही रहा और ये बन गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन है जो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि E+S यानी कि इंजाइम और सबस्ट्रेट आमने सामने, फिर इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है। फिर वो जब उसको कैटलाइज करके अपने अंदर से रिलीज़ कर देता है, प्रोडक्ट बना के रिलीज़ कर देता है, तो वो ये वाली फार्म हमें दिखाने की वो कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज़्म को समझने के लिए दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मॉडल पेश किए। एक तो था एमल फिशर, जिसने 1894 के अंदर लॉक एंड की मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया। अब लॉक एंड की मॉडल क्या है? एमल फिशर ने कहा कि जिस तरह एक लॉक जो होता है, एक ताला जो होता है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक की से ही खुलता है। एक ख़ास चाबी होती है जो एक ख़ास ताले को खोल सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह एक ख़ास इंजाइम होता है जो किसी ख़ास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। हर इंजाइम इस काबिल नहीं होता कि वो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दे। मिसाल के तौर पर हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए ख़ास एक इंजाइम मौजूद है, पेप्सिन कह लें, ट्रिप्सिन भी है वैसे तो, पेप्सिन इंजाइम कह लें कि पेप्सिन इंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम मौजूद है। उसके अलावा ना तो एमाइलेज इंजाइम, ना लाइपेज इंजाइम, कोई इंजाइम ऐसा नहीं है जो आगे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दे। सिर्फ एक ख़ास इंजाइम मौजूद है जो उस प्रोटीन को कैटालाइज कर सकता है। तो वही बात कि जैसा कि एक ख़ास चाबी एक ख़ास ताले को खोल सकती है, बिल्कुल वैसे ही एक ख़ास इंजाइम किसी ख़ास सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकता है। लेकिन इसका जो है वो एक पॉइंट ऐसा था जो बाद में गलत साबित हो गया था। और वो पॉइंट क्या था कि पहला पॉइंट तो खैर इसका ये था कि इंजाइम्स जो है वो स्पेसिफ़िक होते हैं। मतलब कि स्पेसिफ़िक का मतलब कि वो बड़े ख़ास होते हैं, कि वो हर इंजाइम का एक ख़ास सबस्ट्रेट होता है। जैसा कि प्रोटीज़ का प्रोटीन है, इसके अलावा लाइपेज़ का लिपिड है, एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये स्पेसिफ़िक होते हैं। दूसरी चीज़ उसने कही कि इनकी जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब कि वो सख्त होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती। समझ आई? दो पॉइंट्स लॉक एंड की मॉडल के। पहला पॉइंट कि इंजाइम्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में, वो एक ख़ास सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं, किसी और पे वो काम नहीं करेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या था कि उनकी एक्टिव साइट रिजिड होती है, सख्त होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती। लेकिन इसी पॉइंट को गलत साबित किया था डैनियल कोशलैंड ने 1958 के अंदर, 1958 के अंदर डैनियल कोशलैंड ने
ये साबित किया कि इसका दूसरा पॉइंट गलत है और पहला पॉइंट सही है। तो इस तरह उसने एक उसकी मॉडिफाइड फॉर्म, एक उस मॉडल की तब्दील शुदा हालत पेश की जिसको हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। अब डैनियल कोशलैंड ने कहा कि पहला पॉइंट ठीक है कि इंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, कि वो बड़े ख़ास होते हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट उसने कहा कि जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, कि ये कोई रिजिड नहीं है, बल्कि ये क्या करती है कि ये अपने आप को मोल्ड कर सकती है टू एनी फॉर्म, किसी भी शक्ल में ये अपने आप को ढाल सकती है। अब उसने ऐसा क्यों कहा कि देखें, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे एक एंजाइम है, ये एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट की शेप ये है, और फ़र्ज़ किया कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को कैटालाइज करता है, और इसके सामने आ जाती है एक प्रोटीन, लेकिन ये जो प्रोटीन है फ़र्ज़ किया कि ये इस शक्ल की है, राउंड शेप प्रोटीन है ये। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हम ये मान लेंगे कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जब उसके सामने उसका अपना सबस्ट्रेट मौजूद है वो उसको कैटालाइज नहीं करेगा, जबकि पहले पॉइंट में कहा जाता है कि वो बड़े ख़ास होते हैं, वो लाजमी करते हैं, जब उनको सबस्ट्रेट आ जाता है तो उसी सबस्ट्रेट पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में कि जी वो एक उसकी शक्ल जो है एक्टिव साइट की वो बड़ी सख्त है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह ये मॉडल जो है इसमें एतराज़ात मौजूद थे, ऑब्जेक्शंस इसके ऊपर लगे, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक डैनियल कोशलैंड ने कहा कि अगर हम यही एग्जांपल ले लेते हैं और ये इसके अंदर फिट भी हो जाता है, तो फिट होने के लिए ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट जो है उसकी शेप चेंज कर लेगा ताकि ये इजीली जो है वो इसके अंदर फिट आ सके। तो इसलिए एक्टिव साइट जो है वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपने आप को चेंज कर सकती है। तो ये वो मॉडल थे जो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को भी बताते थे और एक्टिव साइट के बारे में भी कुछ बात करते थे। अब आखिरी चीज़ है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। जैसा कि ये पहले पॉइंट दोनों मॉडल्स के पहले पॉइंट में हम ये बात कर रहे हैं कि एंजाइम्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम्स बड़े ख़ास होते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक जो है वो थोड़ी सी एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है। तो अगर हम एमाइलेज एंजाइम की बात करें, एमाइलेज, तो एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को कैटालाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, और ये कार्बोहाइड्रेट्स को किन चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, इनटू द सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, सिंपल शुगर्स में। इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लें कि यहाँ पे हम एंजाइम का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम सबस्ट्रेट का नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं। ऐसे आपको समझने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम लाइपेज एंजाइम की एग्जांपल लें तो वो जिस पर काम करता है वो लिपिड्स हैं, और वो लिपिड्स को जब वो कैटालाइज कर देता है तो उनको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल नाम के केमिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। दूसरी तरफ प्रोटीएज एंजाइम, ये याद रखें कि प्रोटीएज हो या फिर ट्रिप्सिन हो या फिर एक और एंजाइम था पेप्सिन हो, ये सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। ये प्रोटीन्स पे काम करते हैं और ये उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मे भी आपके जहन में एक क्वेश्चन आए कि प्रोटीन्स को 3 किस्म के एंजाइम्स जो हैं वो डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीएज है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, इनमें क्या फ़र्क है? आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था ऑप्टिमम पीएच के बारे में कि हर एंजाइम एक ख़ास पीएच पे काम करता है। जैसी पीएच चेंज होती है उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है और हम एंजाइम से हाथ धो बैठते हैं, हमारा एंजाइम ख़त्म हो जाता है। तो ये वो वाले एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट पीएच के ऊपर काम करते हैं। जैसा कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये हमारे स्टोमक में काम करता है कि अगर हमारे मैदे में कोई प्रोटीन्स है तो उनको डाइजेस्ट करना, और मैदा हमारा एसिडिक है। दूसरी तरफ जो ट्रिप्सिन है ये हमारी इंटेस्टाइन में होती है, इसका भी काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, लेकिन वहाँ पे एसिडिक नहीं अल्कलाइन मीडियम होता है। और ये जो प्रोटीज होता है ये किसी और पीएच पे काम करता है। तो प्रोटीन तो हमारी बॉडी में किसी भी जगह पर पाई जा सकती है ना, चाहे वो एसिडिक मीडियम है, चाहे वो न्यूट्रल मीडियम है, चाहे वो एक अल्कलिक
मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है, किसी भी किस्म का मीडियम है, तो अगर आप ये पेप्सिन एंजाइम जो कि एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, आप उसको भेज देते हैं अल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो वो तो जाते ही जो है वो उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। या फिर ट्रिप्सिन जो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, अगर आप उसको स्टोमक में भेज देंगे जहाँ पे एसिडिक मीडियम है, तो वो जाते ख़राब हो जाएगा, तो प्रोटीन डाइजेस्ट ही नहीं होंगी। इसलिए डिफरेंट मीडियम्स के अंदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो ये याद रख लें, ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है कि कौन किसको डाइजेस्ट करता है। ये हमें एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बताती है। आखिरी पॉइंट और आखिरी बात वो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंजाइम्स को स्पेसिफिक बनाती है। द आंसर इज़ एक्टिव साइट, द शेप ऑफ एक्टिव साइट, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ एक्टिव साइट, कि एक्टिव साइट की शेप जो है वो किसी भी एंजाइम को स्पेसिफिक बनाती है। आप अगर अपनी बुक पे डायग्राम देखें तो वहाँ पे एक एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट की एक ऐसी शेप बनाई गई है, ऊपर 3 किस्म के जो है वो सबस्ट्रेट दिए गए हैं। अब आपने खुद देखना है कि किस शेप का सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट की शेप के साथ मैच हो रहा है और उसके अंदर फिट हो जाएगा। तो आपने इसी वीडियो के कमेंट के अंदर आपने उसका आंसर भी देना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।